गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग का टॉपिक है मंदाकिनी या गैलेक्सी। मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। यह मेखला वस्तुतः एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसका क्षितिज के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। भारत में इसे मंदाकिनी, स्वर्ण गंगा, स्वर्ण नदी, सुर नदी, आकाश नदी, देव नदी, नागवीथी, हरिताली आदि भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में अवस्थित है, रात्रि में हम नंगी आंख से उस गैलेक्सी के ताराओं को देख पाते हैं। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 अरब गैलेक्सियां होने का अनुमान है। ब्रह्मांड के विस्फोट सिद्धांत जो कि बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर हटती जा रही है। ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी अस्तित्व में है जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए है। गैलेक्सियों ने अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। प्रत्येक गैलेक्सियां अरबों तारों को समेटे हुए है। गुरुत्वाकर्षण तारों को एक साथ बांध कर रखता है और इसी तरह अनेक गैलेक्सी एक साथ मिलकर तारागुच्छ में रहती है। प्रारंभ में खगोल शास्त्रियों की धारणा थी कि ब्रह्मांड में नई गैलेक्सियों और क्वासरों का जन्म संभवतः पुरानी गैलेक्सियों के विस्फोट के फलस्वरूप होता है। लेकिन यॉर्क विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों जो कि डॉक्टर C.R. प्यूटर और डॉक्टर A.E. राइट ने गैलेक्सियों के 4 समूहों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन करके इस धारणा का खंडन किया है। उन्होंने यह बताया कि गैलेक्सियों के बीच में ऐसी विस्फोट अंतरक्रियाएं नहीं होती है जो गैलेक्सियों को जन्म दे सके। बात रही गैलेक्सी के प्रकार की, तो अधिकांश गैलेक्सियों का केंद्र तारों से भरा हुआ गोलाकार भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और यह नाभिक अपने चारों ओर एक तलीय गोलाकार डिस्क से जुड़ा होता है। खगोल विज्ञानी गैलेक्सियों को उनके आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं: सर्पिल गैलेक्सी, दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी और अनियमित गैलेक्सी। तो इसमें सर्पिल गैलेक्सी डिस्क के आकार की होती है जिसके बीच का भाग उभरा होता है। इस केंद्रीय उभार से चमकीले सर्पिल निकले होते हैं। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत कम आयु के होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इसी के अंतर्गत आती है। दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी चक्राकार या ग्लोबाकार होती है। इन गैलेक्सियों का केंद्र सर्वाधिक चमकीला होता है और परिधि की तरफ चमक कम हो जाता है। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत अधिक आयु के होते हैं और अनियमित गैलेक्सी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इनमें ऐसा होता है। यह कोई नहीं जानता कि क्यों गैलेक्सियां एक निश्चित रूप धारण करती है। शायद यह गैलेक्सियों के घूर्णन के वेग, गुरुत्व शक्ति और उसमें स्थित जो है तारों के बनने की गति पर निर्भर करता है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारी पृथ्वी है उसकी चौड़ाई और चमक सर्वत्र समान नहीं है। धनु जिसको सेजिटेरियस बोलते हैं, तारामंडल में यह सबसे अधिक चौड़ी और चमकीली है। दूरदर्शी से देखने पर गैलेक्सी में असंख्य तारे दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न चमक के तारों की संख्या गिनकर, उनकी दूरी की गणना कर और उनकी गति नाप कर ज्योतिषियों ने गैलेक्सी के वास्तविक रूप का बहुत अच्छा अनुमान लगा लिया है। यदि आकाश में दिखाई पड़ने वाले रूप के बदले त्रिविमीय अवकाश यानी स्पेस में गैलेक्सी के रूप पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि गैलेक्सी लगभग समतल वृत्ताकार पहिए के समान है जिसकी धुरी के पास का भाग कुछ फूला हुआ है। उतना ही नहीं, अब इसमें यह भी केंद्र के पास की मोटाई की अगर हम बात करें तो वो 15,000 प्रकाश वर्ष है। हमारी गैलेक्सी में तारे समान रूप से वितरित नहीं हैं। बीच बीच में अनेक तारागुच्छ हैं और इसकी भी संभावना है कि देवयानी एंड्रोमेडा जो कि निहारिका के समान हमारी गैलेक्सी में भी सर्पिल कुंडलियां हो। तो तारों के बीच में सूक्ष्म धूलि और गैस फैली है जो दूर के तारों का प्रकाश छीन कर देती हैं। धूल और गैस का घनत्व संस्था के मध्य तल में अधिक है। कहीं कहीं धूल के घने बादल हो जाने से जो है काली निहारिकाएं बन गई है। कहीं गैस के बादल जो है पास के तारों के प्रकाश से उद्दीप्त होकर चमकती निहारिका के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1 खरब गुना है।
इसमें से प्रायः आधा जो है वो तारों का दरम्यान है और आधा धूल और गैसों का। बात रही गैलेक्सी के वातावरण की, तो हमारी गैलेक्सी बीच में फूली हुई वृत्ताकार पूरी के समान है। इसमें एक वृत्त के भीतर ही वे सब तारे हैं जो हमें आकाश में पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। हमारी गैलेक्सी के चारों ओर बहुत दूर तक तारे और तारागुच्छ विरलता से फैले हुए हैं। हमारी गैलेक्सी के केंद्र के पास तारे संख्या में अधिक घने हैं और किनारे की ओर अपेक्षाकृत बिखरे हुए हैं। सभी तारे केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। केंद्र के निकट वाले तारे अधिक गति से और दूर वाले कम गति से। तो हमारा सूर्य केंद्र से लगभग 30 से 35 हजार प्रकाश वर्ष दूर है और गैलेक्सी के मध्य तल में है। इसी कारण अपनी गैलेक्सी हमें वैसी मेखला की तरह दिखाई पड़ती है जिसका ऊपर वर्णन किया गया है। तो पृथ्वी से गैलेक्सी का केंद्र धनु तारा मंडल की ओर है, इसीलिए गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा में उसका वेग 250 मील प्रति सेकंड है। इस वेग से भी पूरी परिक्रमा में सूर्य को 20 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कुछ तीव्र गति वाले तारे और गोलीय तारागुच्छ, जिसको ग्लोब्यूलर क्लस्टर बोलते हैं, ये हमारी गैलेक्सी की सीमा के बाहर है, किंतु ये भी हमारी गैलेक्सी से संबद्ध है और उसी के अंग माने जाते हैं। लगभग 100 गोलीय तारागुच्छ ज्ञात हैं। इनका वितरण गोलाकार है। इन तारागुच्छों के वितरण से गैलेक्सी का केंद्र ज्ञात किया जा सकता है। तारों की गति नापने से भी केंद्र की गणना में सहायता मिलती है। रूप और विस्तार में गैलेक्सी बहुत सी अंगांग निहारकाओं से, अर्थात उन गैलेक्सियों से जो हमारी गैलेक्सी से पूर्णतया बाहर है, उससे मिलती जुलती है। बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो इसी पे हम लोग थोड़ा बात कर लें कि तारा के बारे में ही बात कर लें। तारा क्या है? तो सबसे पहले तो तारे जो कि स्वयं प्रकाशित उष्णवाती की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड है और इनका निजी गुरुत्वाकर्षण इनके द्रव्य को संगठित रखता है। मेघ रहित आकाश में रात्रि के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए, टिमटिमाते हुए प्रकाश वाले बहुत से तारे दिखाई पड़ते हैं। कुछ चमकते तारों के समूह आकाश को विभिन्न भागों में बांट देते हैं। इन तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंस्टलेशन बोला जाता है। पूरे आकाश को 89 तारामंडलों में विभक्त करके उन तारामंडलों के नाम रख दिए गए हैं। राशि चक्र के तारामंडल बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी संज्ञा मेष, वृष आदि है। किसी एक तारामंडल के तारों को उनके दृश्य कांतिमान के अवरोह क्रम में चुन लिया जाता है। फिर तारामंडल के नाम के आगे ग्रीक भाषा के अक्षर रखकर तारों का नामकरण किया जाता है। जैसे मेष राशि के सबसे चमकीले तारे का नामकरण अल्फा तरीज किया गया है। कुछ तारामंडलों में तारों की संख्या इतनी अधिक है कि ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों की संख्या उनके लिए कम पड़ जाती है। ऐसे तारों के नामकरण के लिए तारामंडल के पूर्व लैटिन अक्षर तथा आवश्यकता पड़ने पर संख्याएं लिख देते हैं। कुछ तारे अति प्रकाशित होने के कारण अति प्रसिद्ध हैं तथा उनके नाम तारामंडल के संदर्भ में बिना जाने जा सकते हैं, जैसे लुब्धक, मघा, चित्रा आदि। इस प्रकार के नामकरण से तारों को पहचानने में सहायता मिलती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि तारों के कांतिमान की, तो खाली आंखों से देखने पर कुछ तारे अधिक चमकीले तथा कुछ कम चमकीले दिखाई देते हैं। इनकी कांति के यूनाधिक्य के अनुसार, जिसको ल्यूमिनोसिटी बोलते हैं, तो हम तारों को कई कांतिमानों में वर्गीकृत कर लेते हैं। तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। दूरी के बढ़ने से कम चमकीले तारे हमें दिखाई नहीं देते। बिना यंत्र की सहायता के हमारी आंखें छठे कांतिमान तक के तारे को देख सकती है। कांतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि जो तारे सबसे अधिक चमकीले दिखाई पड़ते हैं उनका कांतिमान न्यूनतम संख्या माना जाता है, उससे कम चमकीले तारों का उससे अधिक इत्यादि। तो कांतिमान के तारे की अपेक्षा उसे पूर्ववर्ती कांतिमान तारे की चमक होती है। यानी इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि प्रथम कांतिमान का तारा द्वितीय कांतिमान के तारे से 2.51 गुना चमकीला तथा द्वितीय कांतिमान का तारा तृतीय कांतिमान के तारे से अधिक चमकीला होता है। यदि हम इसी में बात करें कि कांतिमान का मापन कैसे होता है, तो कांतिमान मापन का अर्थ है तारे के प्रकाश की तीव्रता का मापन। पहले यह कार्य विशेष प्रकार के फोटोमीटरों की सहायता से आंखों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार ज्ञात किए गए कांतिमान को दृश्य कांतिमान कहते हैं।
आंखें पीले प्रकाश की सुग्राही है, अतः दृश्य कांतिमान पीले और हरे रंग के प्रकाश के मापक हैं। बाद में कांति मापन फोटोग्राफी की प्लेटों की सहायता से किया जाने लगा। इस प्रकार से ज्ञात कांतिमान को फोटोग्राफीय कांतिमान कहते हैं। फोटोग्राफीय कांतिमान नीले रंग के प्रकाश के मापक हैं। तारे कई रंगों के प्रकाश विकिरण करते हैं, अतः तारों के कांतिमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न रंगों की सुग्राही प्लेटों के द्वारा तथा वर्ण शोधकों के उपयोग से उनके प्रकाश की तीव्रता आंकी जाती है। पीले रंग की सुग्राही प्लेटों पर पीले रंग शोधकों से फोटोग्राफीय तथा कांतिमानों के अंतर को वर्ण सूचक कहते हैं, जिसको कलर इंडेक्स बोला जाता है। इससे तारों का ताप ज्ञात होता है। कांतिमान फोटोग्राही सेलों पर प्रकाश को ग्रहण कर तथा उसे बहुगुणित कर प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। कांतिमान को मापते समय हमें वायुमंडल के प्रभाव तथा तारों की अंतर्वर्ती धूल तथा गैसों के प्रभाव को भी दृष्टि में रखना पड़ता है। तो कांतिमान के यथार्थ ज्ञान से हमें तारों की दूरियां तथा बहुत से भौतिक पदार्थों को जानने में सहायता मिलती है। बात रही निरपेक्ष कांतिमान की, तो बहुत से तारों का निजी प्रकाश है और निजी प्रकाश बहुत अधिक है, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण उसका दृश्य कांतिमान अधिक दिखलाई पड़ता है। यथार्थ कांतिमान तो तभी ज्ञात हो सकता है जब ये उपमात्र से समान दूरी पर स्थित हो। समस्त तारों को 10 पारसेक की दूरी पर कल्पित करके ज्ञात किए गए कांतिमान को निरपेक्ष कांतिमान कहते हैं। यदि हमें तारे का दृश्य कांतिमान ज्ञात हो तथा उसकी दूरी ज्ञात हो तो हम उसका जो है कांतिमान जान सकते हैं। बात रही सापेक्ष कांति की, तो किसी तारे की सूर्य के सापेक्ष कांति को सापेक्ष कांति कहते हैं। इसमें सूर्य की कांति एक मान ली जाती है। इस प्रकार के अध्ययन से हम तारों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी भौतिक स्थितियों के अध्ययन में सहायता मिलती है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।